नमस्ते। तो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर का सबसे नया रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। ये है 2026 का इकोनॉमिक सर्वे। सवाल ये है कि देश की इस आर्थिक रीढ़ की हड्डी के बारे में ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। चलिए इन आंकड़ों को एक एक करके डिकोड करते हैं और समझते हैं कि जमीन पर सच्चाई क्या है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 46.1%। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, ये भारत की लगभग आधी आबादी की कहानी है। जब इतने सारे लोग, इतना बड़ा वर्कफोर्स खेती पर निर्भर करता हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर को समझना मतलब पूरे देश की इकोनॉमी की नब्ज को पकड़ना है। अच्छा, इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले हम सेक्टर की आर्थिक सेहत यानी उसकी पल्स चेक करेंगे। फिर इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ फसलों के पीछे की कहानी देखेंगे। उसके बाद हम एलाइड सेक्टर्स में जो एक शांत क्रांति चल रही है उसे समझेंगे। हम सरकार के गेम प्लान को भी एनालाइज करेंगे और हाँ, आखिर में आगे जो बड़ी चुनौतियां हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एग्रीकल्चर्स इकोनॉमिक पल्स। आइए देखते हैं कि इस सेक्टर ने परफॉर्म कैसा किया है और ये ग्रोथ के आंकड़े असल में हमें क्या इशारा दे रहे हैं। इस नंबर पे गौर कीजिए, 4.45%। ये पिछले दशक का यानी फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 25 तक का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है। और जो बात इसे बेहद खास बनाती है वो ये है कि ये पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। मतलब हम एक कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ दौर देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। ये चार्ट हमें दिखा रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA। अब GVA क्या है? आसान भाषा में एग्रीकल्चर सेक्टर ने देश की इकोनॉमी में कितनी वैल्यू जोड़ी, और यहाँ हमें साफिक तेजी दिख रही है। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में ग्रोथ 3.6% तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 2.7% से एक काफी सॉलिड जंप है। और यही बात हमें एक बहुत अहम पॉइंट पर लाती है। सोचिए, अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी इकोनॉमी की वैल्यू में लगभग 18 से 20% का योगदान देता है। इसका मतलब ये है कि जब दूसरे सेक्टर्स में उतार चढ़ाव आता है तो अक्सर एग्रीकल्चर ही मजबूती से खड़ा रहता है। इसीलिए इसे इकोनॉमी का स्टेबलाइजर भी कहा जाता है, बिल्कुल एक बैकबोन की तरह। अच्छा, अब आइए इस ग्रोथ के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह देखते हैं। सेक्शन 2, इंडियाज रिकॉर्ड हार्वेस्ट। यहाँ हम कुछ खास फसलों की उन सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे जिन्होंने, साफ कहूं तो, पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कमाल के हैं। देश का टोटल फूड ग्रेन्स का उत्पादन लगभग 3,728 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियां, उसका प्रोडक्शन भी जबरदस्त है। और ये देखिए, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि दुनिया भर में जितना प्याज पैदा होता है उसका लगभग चौथाई हिस्सा यानी 25% अब अकेले भारत से आ रहा है। तो मैसिव प्रोडक्शन का ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब निकालता है? इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। ये सिर्फ एक घरेलू सफलता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल उपलब्धि है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खेत और फसलों की नहीं है। अब हम बात करते हैं दी एलाइड सेक्टर रेवोल्यूशन की। ये खेती से जुड़े वो सेक्टर हैं जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जो अब ग्रामीण भारत के असली नए ग्रोथ इंजन्स बन रहे हैं। यहाँ ग्रोथ की रफ्तार तो देखिए, पिछले सिर्फ एक दशक में लाइफस्टॉक सेक्टर से आने वाली GVA में 195% का उछाल आया है। फिशरीज प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन 140% बढ़ा है। और हाँ, दूध उत्पादन में तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। असल में ये एलाइड सेक्टर्स फसलों की खेती से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इस डेयरी की सक्सेस स्टोरी में एक चिंता की बात भी छिपी है। भले ही हम दूध उत्पादन में टॉप पर है, देश में पशुओं के लिए चारे की लगातार कमी बनी हुई है। सर्वे कहता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच ये गैप 11 से लेकर 40% तक का है, जो इस पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये सब हो कैसे रहा है? आखिर इसके पीछे प्लान क्या है? और ये हमें हमारे चौथे सेक्शन पर लाता है, द गवर्नमेंट्स गेम प्लान। चलिए इस सफलता के पीछे सरकारी स्ट्रैटेजी को आसानी से एनालाइज करते हैं। सरकार का फोकस एक साफ 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी पर दिखता है। पहला, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। इसमें PM किसान जैसी स्कीम्स आती हैं जिनके जरिए पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में जाता है। दूसरा है क्रेडिट को आसान बनाना, मतलब किसानों को आसानी से लोन मिल सके, जिसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स और एग्री इंफ्रा फंड जैसे टूल्स हैं। और तीसरा,
एक बड़ा पुश है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें ड्रोन से लेकर ज़मीन के डिजिटल रिकॉर्ड्स तक सब कुछ शामिल है। और इस डिजिटल पुश का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। इसका मकसद है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीधे खेत तक पहुंचाना, जिससे खेती को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। तो हमने रिपोर्ट कार्ड के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो देख लिए, कहाँ-कहाँ हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, हर्डल्स ऑन द होराइजन, यानी आगे की राह में कौन से बड़े रोड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ये यील्ड गैप। इसका सीधा सा मतलब है हमारी प्रति हेक्टेयर फसल की पैदावार और ग्लोबल एवरेज के बीच का अंतर। दालों, सोयाबीन्स और मेज़ जैसी ज़रूरी फसलों के मामले में भारत की पैदावार अभी भी दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे है। इस गैप को भरना हमारी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। दो और बड़े खतरे हैं जो साफ नजर आते हैं। पहला, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, अनियमित मॉनसून, बेमौसम बारिश और टर्मिनल हीट, यानी जब फसल पकने वाली हो तब अचानक से गर्मी का बढ़ जाना, ये सबसे बड़े रिस्क हैं। दूसरा है फर्टिलाइजर सेक्टर। एक तरफ इस पर सब्सिडी का भारी बोझ है और दूसरी तरफ मिट्टी की सेहत के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी एक बड़ी चुनौती है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसके लिए सर्वे एक नया फ्रेज यूज करता है, स्ट्रेटेजिक सोब्राइटी। सरल शब्दों में इसका मतलब है एक संतुलन बनाना। एक तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन करना है, वहीं दूसरी तरफ देश के बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए हाई प्रोडक्टिविटी की फौरी ज़रूरत है। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है जिसे बनाना ही होगा। और आखिर में इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ सर्वे के इस एक शक्तिशाली कोट से मिल जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर विकसित भारत एट 2047 के विजन के लिए केंद्र में है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रिजिलियंस स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, जो हमें इस सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा। क्या भारत की एग्रीकल्चरल ग्रोथ मौसम के इन बढ़ते खतरों पर काबू पाकर सच में एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार कर पाएगी?